लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एसएचएम इन फ्लूइड्स, यूट्यूब पे क्वेश्चंस और वीट्यूब पे क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएचएम इन ग्रेविटेशन। तो क्लास 11 का एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है जिसका नाम था ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन चैप्टर में भी एसएचएम का कुछ पार्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करते क्या है कि हम लोग कोई भी प्लैनेट, फिलहाल के लिए सबसे अच्छा प्लैनेट हमारे लिए क्या रहेगा? अर्थ। तो अर्थ के अंदर हम किसी भी सेक्शन में एक टनल डिग कर सकते हैं। अगर एक टनल को मैंने डग कर दिया, एक टनल खोद दी मैंने अर्थ के आर पार, अर्थ के क्या किया, आर पार क्या कर दी, टनल खोद दी। तो अगर टनल खोद दी जाए और उसके अंदर किसी भी पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाए, तो ऐसा पाया गया कि जब पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो उसका मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। लेकिन आप इस बात को चेक करेंगे पूरा तरीके से और इसका टाइम पीरियड भी हम निकालेंगे इसी वीडियो में। क्लियर? चलो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा इसकी मीन पोजीशन। फिर हम मीन पोजीशन से देखेंगे कि अगर किसी डिस्प्लेसमेंट पे चले जाए x, तो x डिस्प्लेसमेंट पे क्या आएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। और फिर आगे की कहानी आपको पता है, रीस्टोरिंग के फोर्स के बाद टाइम पीरियड लिखना बहुत ही आसान काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इसके अंदर इसकी मीन पोजीशन कहां पर आएगी। स्टार्ट करते हैं। तो मीन पोजीशन के लिए आप चेक करिए कि अगर आपका कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, वो पार्टिकल पे फोर्स ग्रेविटी की वजह से कहां आता है? तो ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स आता है वो कहां आता है भाई? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। और फिलहाल वो प्लैनेट हम लोग क्या मान लेते हैं? अर्थ, जिसका रेडियस लिख सकते हैं re और जिसका मास लिख सकते हैं me। me इज द मास ऑफ अर्थ, re इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर? ओके, तो ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। किस तरफ? अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है। अब अगर फोर्स की डायरेक्शन देखते चलें तो आप जानते हैं कि टनल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पार्टिकल का, वो केवल टनल में ही हो सकता है। तो टनल की दीवारों से इसको क्या मिलता रहेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर किसी पार्टिकल के अगल बगल दीवारें बना दूं तो दीवारों से उसको क्या मिलता रहेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और केवल मोशन कहां अलाउड है? केवल टनल के अंदर। चलिए एक बात और बता देता हूं कि ये टनल जो है वो फ्रिक्शनलेस है, इसलिए जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा, उससे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा और फ्रिक्शन की वजह से भी कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एसएचएम में इंपॉर्टेंट बातें बनती है। अब अगर हम चेक करें तो इस फोर्स की डायरेक्शन में क्या बदलाव आता जाएगा, तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, और जैसे ही पार्टिकल एकदम सामने आ जाएगा वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन भी केवल सेंटर की तरफ ही आएगी। और ये किससे बैलेंस की जा सकती है? जो टनल अंदर ही अंदर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स अगर बैलेंस हो गई तो क्या कोई नेट डायरेक्शन में फोर्स बची? अगर आप पहले देखें तो पहले तो एक फोर्स उसको अंदर की तरफ ला रही थी, ये थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये थी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक कंपोनेंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक कंपोनेंट टनल के अंदर उसको घुसेड़ रहा था या चला रहा था। लेकिन इस पोजीशन पे आके फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल से बैलेंस हो गई और इस केस में टनल के अंदर कोई भी नेट फोर्स चलाने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि पूरी कहानी में ये जो पोजीशन बन रही है, कौन सी वाली पोजीशन बच्चों? कौन सी वाली पोजीशन? जो टनल में एकदम बीचों बीच बन रही है, जो पूरी टनल में एकदम सेंटर पे बन रही है। ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन हमारी बन जाती है मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या बन जाती है हमारी? मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ है, क्योंकि यहां पर अगर रहेंगे तो ग्रेविटी कहां आएगी? सेंटर की तरफ, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी, नेट फोर्स 0 आएगी। तैयार हो गई हमारी मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन से कुछ भी x की दूरी पर पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, कोई भी x की दूरी पर,
पार्टिकल का क्या बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जरा सोचिएगा क्या क्या फोर्स आएंगी। तो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशन वाली, और फोर्स लगेगी टनल से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। दो फोर्स लगेगा, एक तो ग्रेविटेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, अभी यही समझा हमने इतनी देर से, और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू टनल की दीवारें, टनल की दीवारों की वजह से एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपको मिलेगा। अब ये फोर्स ना ये फोर्स पूरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है ही नहीं, इसलिए नॉर्मल को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक्स की डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल एक्स के परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स एक्स की डायरेक्शन में आ सकता है वो है इसका एक कंपोनेंट। चलिए थोड़ा ट्राइंगल देखते हैं और इस ट्राइंगल को अच्छे से समझते हैं। ये रहा आपका सेंटर ऑफ अर्थ, ये रहा मास प्लैनेट, ये है मास जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं उसका, ये आपका टनल जिसको मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, टनल बच्चों। अब बताइए फोर्स की डायरेक्शन कहां थी, सेंटर की तरफ। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। क्या ये डिस्प्लेसमेंट से, क्या ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अभी नहीं, बट अगर इसके कंपोनेंट्स तोड़े तो वो एक डायरेक्शन में आ सकते हैं। कैसे, अगर यहां एंगल बनाए थीटा और सिमिलरली यहां भी एंगल बनाए थीटा, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा एफ जी कॉस थीटा, यही आएगा। एफ जी का कौन सा है बच्चों, ये कॉस थीटा, और यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ जी का साइन थीटा। अब खुद सोचिए कि कौन सा कंपोनेंट वापस ला रहा है मीन पोजीशन की तरफ, ये भी मीन पोजीशन, कौन सा कंपोनेंट वापस ला रहा है मीन पोजीशन की तरफ, बिल्कुल सही सोचा, कौन सा कंपोनेंट, एफ जी साइन थीटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का साइन थीटा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो भी ग्रेविटेशन फोर्स वो फील कर रहा होगा, जो भी ग्रेविटेशन फोर्स वो फील कर रहा होगा, उसका साइन कंपोनेंट ही केवल कहां ला रहा होगा, उसको मीन पोजीशन की तरफ। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जो बनेगी वो रीस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी फोर्स का साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा। सोचिए, आराम से सोचिए, टाइम लीजिए आप लोग, टाइम लीजिए आप लोग और आराम से सोचिए इस बात को। समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब अगर ग्रेविटेशन फोर्स को लिखना चाहें तो ग्रेविटेशन फोर्स को लिखने का हमारे पास एक बहुत आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका यह है कि इस पॉइंट पे आप निकाल लें ग्रेविटेशन का फील्ड, क्या कर लें, ग्रेविटेशन का फील्ड, और ग्रेविटेशन के फील्ड को मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो फील्ड इनटू मास गिव्स यू फोर्स। तो एक काम करते हैं, यहां ग्रेविटेशनल का फील्ड इंटेंसिटी लिख देते हैं आई, मान लेते हैं वहां जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना है, आई। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी होगा एम आई, फील्ड को मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, फोर्स, और फिर से साइन थीटा। अब अगर आपको इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, मान लेते हैं ये पॉइंट सेंटर से आर की दूरी पर है, और अगर वेक्टर में लिखे तो सेंटर से आर वेक्टर, तो फील्ड की डायरेक्शन आर वेक्टर की रिवर्स डायरेक्शन में होती है। पढ़ा है सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशन फील्ड जो होती है वो कहां होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर, और डायरेक्शन अगर देखी जाए तो आर वेक्टर के रिवर्स डायरेक्शन में होती है। तो अगर ये वेक्टर आर वेक्टर है तो आई वेक्टर कहां होगा, आर वेक्टर की रिवर्स डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर वेक्टर में आंसर लिखें तो फॉर्मूला आता है जी एम आर बाय आर क्यूब। एम मास ऑफ द प्लैनेट फिलहाल अर्थ, आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट फिलहाल अर्थ। तो ये फील्ड का आंसर है आर की दूरी पर, किसके अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर। अगर बच्चों आपको इसको में प्रॉब्लम है तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर में एक बार जाकर सॉलिड स्फीयर की फील्ड का आंसर पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत आसान तरीके से बात समझ में आ जाएगी। अब ये आ चुका है हमारे पास फील्ड, आर वेक्टर का रिवर्स, फील्ड को यहां पुट करूंगा, बन जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स का नेट आंसर। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स में अगर ये आंसर पुट किया जाए तो हमारे पास बनता है माइनस जी एम ई बाय आर ई क्यूब, जी एम ई बाय आर ई क्यूब इंटू छोटा एम, फील्ड इंटू मास फोर्स, इंटू साइन थीटा, और एक आर वेक्टर और एक माइनस साइन। ये बताना चाह रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स अभी आर वेक्टर का उल्टा है। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स को आर के टर्म्स में चाहिए होता है या एक्स के टर्म्स में, याद करें, आर के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में।
हमें चाहिए होता है मीन पोजीशन से x के टर्म्स, मीन पोजीशन से कितना दूर है। तो यहां पर मीन पोजीशन से जो दूरियां हैं वो x है ना कि r है। तो हमें यहां से r को हटा के x के टर्म्स में लाना पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए साइन थीटा पुट करना आता है, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हम लोग पुट कर देते हैं परपेंडिकुलर दैट इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r। तो साइन थीटा गायब हो जाएगा और देखते क्या बनता है। तो अगर इसमें हम लोग केवल मॉडुलस की बात कर लें कि हम लोग वेक्टर को थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, चलो देखिएगा, GME बाय RE का क्यूब, ठीक है, m माइनस इसलिए चला रहे हैं कि केवल क्या है, केवल क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। साइन थीटा को लिख देते हैं जरा x बाय r का मॉड और यहां r का मॉड। क्या r का मॉड कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम यही तो चाहते थे कि r गायब हो जाए और x आ जाए। आ गया क्या, रीस्टोरिंग फोर्स फिर से x के प्रोपोर्शनल आ गया, और क्या फिर से आपको वही कांस्टेंट दिखाई देना स्टार्ट कर गया जिसका नाम रखते थे हम लोग, जिसका नाम क्या रखते थे, पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, जिसका नाम क्या रखते थे, k। तो यहां से हम लोग टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं, और टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिजल्ट आ गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, और m बाय k में m मास जो ऑसिलेट कर रहा है, किसका मास, अर्थ का, नहीं नहीं, अर्थ ऑसिलेट कर रही है क्या, नहीं, कौन ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल। तो पार्टिकल का मास m, और साथ में जो कांस्टेंट k, k की जगह बच्चों क्या दिख रहा है, g MEM अपॉन RE क्यूब। बच्चों अच्छे तरीके से देखिएगा, क्या मैंने सही लिखा हुआ है सब चीजें। सबसे पहले टर्म क्या हुआ, सबसे पहले गायब हुआ आंसर से m, मतलब पार्टिकल 2 किलो 5 किलो 25 किलो 115 किलो 119 किलो कुछ भी हो, 190 केजीज डजंट मैटर टू अस, क्योंकि हमारे पार्टिकल के मास से उसके एसएचएम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज बताता है। तो सबसे पहले पार्टिकल का मास गायब हो गया। फिर से रिजल्ट को और अच्छा करके देखते हैं क्या बनता है। तो यहां पे आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो GME बाय RE स्क्वायर, GME बाय RE स्क्वायर बन जाता है ग्रेविटेशन एट द सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। लिख देता हूं क्या जो मैंने यूज किया, लिख देते, ग्रेविटेशन एट द सरफेस का आंसर क्या होता है, GME बाय RE का स्क्वायर। नहीं पता लिख लीजिएगा, नहीं पता अपनी कॉपी पेन उठाइए और सारी चीजें नोट कर लीजिए जो आपको नहीं पता, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर से लिंक्ड है। तो हमने लिखा GS इक्वल्स टू GME बाय RE स्क्वायर, तो यहां पे एक RE बच जाएगा, नीचे आएगा GS और एक RE बच जाएगा ऊपर। तो हमारा आंसर देखिए कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। क्या आ गया आंसर बच्चों, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट RE बाय GS। RE is the radius of the earth and GS is the gravity acceleration due to gravity at the surface of the earth। इसलिए मैंने संस्कृत में S लिखा हुआ है। क्या आंसर देखा हुआ है, वेरी लार्ज पेंडुलम पिछले लेक्चर्स में है ना, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वेरी लार्ज पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम आया था। तो मतलब इसका आंसर मेरे को रटा हुआ है, तुमको भी रटा हुआ है, मुझको भी रटा हुआ है। कितना आंसर है इसका, 84.6 मिनट्स एग्जैक्ट। तो 84.6 मिनट्स याद है कहां कहां आया, सैटेलाइट का आंसर भी आ चुका है, एक बार पढ़िएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। फिर टाइम पीरियड ऑफ अ वेरी लार्ज पेंडुलम तो आया आंसर, और फिर दोबारा T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट R बाय G। कोई भी टनल बनाइए अर्थ के अंदर और उसके अंदर छोड़ दीजिए अपना एक पार्टिकल, करेगा वो ऑसिलेशन, कहलाएगा वो SHM, और SHM के अंदर जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 84.6 मिनट्स। बच्चों क्या आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरीके से समझ में आया। तो हमने क्या किया था, ग्रेविटेशन चैप्टर को यूज किया और एसएचएम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इलैबोरेट करते हैं। कुछ नहीं है, बस केवल समझाना है आपको, एक इलैबोरेशन थोड़ा सा। पहली बात, क्या ये टनल की कोई डेफिनेशन मैंने आपको दी थी पहले से कि मैं कहां टनल बना रहा हूं, नहीं ना। क्या मैंने टनल की कोई डेफिनेशन दी थी, नहीं। अगर मैंने टनल की कोई डेफिनेशन नहीं दी थी तो आप मेरे आंसर को जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करना मतलब इसको बहुत ज्यादा जगह चिपका सकते हैं। कहां कहां चिपका सकते हैं, वही सेम टू सेम आंसर। कोई भी टनल ले लीजिए, कोई भी,
अर्थ बनाइए सुंदर सी गोल सी, अर्थ बनाइए सुंदर सी गोल सी, और कोई भी टनल बना लीजिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सब काम करेंगी। एनी कॉर्ड, कॉर्ड मतलब समझते हैं, एनी कॉर्ड। ये देखो, ये भी एक टनल है, ये भी एक टनल है। सबसे बड़ी टनल क्या हो सकती है भाई? डायमीटर वाली, वो भी एक टनल है। कोई भी टनल बनाइए, कोई भी टनल, सबके अंदर सेम टू सेम टाइम पीरियड आएगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि टनल के ऊपर मत जाइएगा कि टनल कितनी लंबी है, कहां बनी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं बताया कि टनल का इसमें क्या रोल है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, टनल से अगर फर्क नहीं पड़ता तो दूसरी बात यह है कि पार्टिकल को कहां छोड़ते हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ता। पार्टिकल को पास से पास छोड़ दीजिए या दूर से दूर छोड़ दीजिए, एम्पलीट्यूड में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। इसका मतलब कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से थोड़ा दूर छोड़ें या थोड़ा और दूर छोड़ें या और दूर छोड़ें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया कि टनल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 2 हो गया कि पार्टिकल कितना दूर जा रहा है टनल के अंदर, बड़ा ऑसिलेशन दिखा रहा है या छोटा ऑसिलेशन दिखा रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट पॉइंट नंबर 3, अगर आपने पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है डायमीटर वाली, जरा डायमीटर वाली को जरा ढंग से देखिएगा, बाकी हटा देता हूं, जरा डायमीटर वाली को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो बच्चों को देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, कहां? डायमीटर वाली टनल में। एक सुंदर सा डायग्राम लेते हैं और केवल डायमीटर वाली टनल देखते हैं। ये भी डायमीटर वाली टनल, ठीक है। तो अगर डायमीटर वाली टनल में पार्टिकल को टनल के बाहर से छोड़ू, कहां से छोड़ू? टनल के बाहर से, तो बताइए क्या ऑसिलेशन होगा? सोचिए, तो क्या फोर्स लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल आएगा, आएगा आएगा आएगा, गिरेगा 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 गिरेगा, कहां तक पहुंचेगा भाई? मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन में बड़ी तेजी से निकलेगा, बड़ी तेजी से निकलते हुए फिर वापस जाएगा वापस जाएगा वापस जाएगा, और फिर से नीचे जाकर उतनी हाइट पे जाके दोबारा रुकेगा और फिर से वापस आएगा। क्या ऑसिलेशन होगा? कॉन्सेप्ट क्या भी आने वाला है, क्या ऑसिलेशन होगा? बिल्कुल होगा, ऑसिलेशन होगा, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन है, कंफर्म ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन जरा यहां से लेकर यहां तक के लिए जरा ग्रेविटेशन फोर्स सोचिए कैसी आती थी। तो स्फीयर के आउटसाइड जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। Gm1m2/r², चैप्टर ग्रेविटेशन, क्लास 11। तो फोर्स क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो ये बात तो गलत होगी, क्योंकि हमें चाहिए थी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर एसएचएम। इसीलिए बात ध्यान से सुनेगा कि बाहर के लिए कभी भी एसएचएम नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये मोशन एसएचएम में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये बाहर से है। अगर यही अंदर से बनाते तो ये एसएचएम होता। तो थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि अंदर वाली बातों, अंदर वाले में एसएचएम है लेकिन बाहर एसएचएम नहीं है। तो इस वीडियो में आपने बेसिकली ग्रेविटेशन चैप्टर में अर्थ के अंदर या किसी भी प्लैनेट के अंदर अगर एक टनल डग कर दी जाए तो उसके अंदर किस प्रकार से पार्टिकल एसएचएम शो करते हैं वो आपने अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे अपना डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो आईआईटी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, और उसके आगे जो थोड़ी बहुत थ्योरी हमारी बचेगी। थैंक यू सो मच।